नमस्कार, मैप इन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें पिछली क्लास में हमने कहां पर क्लास को छोड़ा था और उसके आगे क्या क्या चीज़ें आज खास हैं। लेकिन आज सबसे पहले सी दिस वीक करेंगे। सी दिस वीक हमने 3-4 हफ्ते पहले शुरू किया है और एक एक सी हम कवर कर रहे हैं। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है। आप चाहें तो यहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने लास्ट एपिसोड की पीडीएफ शेयर कर दी थी, इस एपिसोड की पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा और जो पुराने होंगे वो भी। देखिए, आज सी दिस वीक में बात करेंगे दक्षिण चीन सागर की, जो हमेशा चर्चा में रहता है चीन की आक्रामक नीतियों की वजह से। अगर आप 9 डैश लाइन को जानते हैं तो दक्षिण चीन सागर में ही 9 डैश लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अंदर वो चीन पूरा अपना कंट्रोल बताता है और इसके वजह से आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनसे उसका विवाद भी चलते रहता है। अगर विश्व मानचित्र पर देखेंगे तो हमने यहां पिछले एपिसोड में कवर किया था जापान सागर को। अगर आपने नहीं देखा है तो एक एक करके देखते जाइए, जापान सागर या फिर पूर्वी सागर को। और यह है ईस्ट चाइना सी, यहां है साउथ चाइना सी। इसे ही आज हम कवर करेंगे, साउथ चाइना सी को। तो दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी अवस्थिति है। किस महासागर का हिस्सा होगा? प्रशांत महासागर का पार्ट है। तो प्रशांत महासागर पश्चिमी प्रशांत महासागर, आपको पता है प्रशांत महासागर यहां से शुरू करते हैं यहां तक। तो प्रशांत महासागर के पूर्व में तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स आते हैं, लेकिन पश्चिमी प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी हिस्सा है वो उसमें आता है साउथ चाइना सी। तो ये है विश्व के मानचित्र पर। अब आइए इसके अंदर देख लेते हैं साउथ चाइना सी में क्या क्या खास बातें जाननी है। अगर इसकी सीमा की बात करेंगे साउथ चाइना सी की, तो सीमा सबसे पहले यहां पर देखिए, चाइना आपको दिख रहा है बड़ा सा, उत्तर में चीन है। यहीं पर इसके दो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र भी आपको याद रखने हैं, एक तो हांगकांग और दूसरा है मकाऊ। दोनों इसके विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं चीन के। तो उत्तर में हो गया चीन। नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में देखेंगे तो ताइवान है, ठीक है। पूर्व में फिलीपींस, जो आजकल 6 लगातार बड़े तूफान झेल चुका है और इस वजह से खबरों में है। मैंने न्यूज़ एट 9 में भी कवर किया था कि लगातार 6 बड़े तूफान फिलीपींस में आए हैं और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसको आप देख लीजिएगा कौन कौन से तूफान हैं। तो फिलीपींस हो गया इसके पूर्व में। पश्चिम की अगर बात करें तो ये पूरा वियतनाम है। इस तरह है वियतनाम का मैप, ठीक है। तो पश्चिम में वियतनाम। दक्षिण की अगर बात करेंगे तो दक्षिण में मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया ये हो गया। इधर भी मलेशिया है। ये बोर्नियो द्वीप है, जिसमें मैंने पहले भी आपको एक एपिसोड में बताया था पीछे के, कि बोर्नियो द्वीप में ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं कालीमंटान, जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है। ये मलेशिया का पार्ट है, ठीक है। ये मलेशिया है और यहां छोटा सा कंट्री है ब्रुनेई। तो दक्षिण में मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और इंडोनेशिया, इसके दक्षिण में 4 कंट्रीज, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ठीक है। अब एक बात यहां पर ध्यान रखिए कि यहां 2 गल्फ दिख रहे हैं, गल्फ ऑफ थाईलैंड और गल्फ ऑफ टोंकिन। यह है टोंकिन की खाड़ी और थाईलैंड की खाड़ी। ये दोनों साउथ चाइना सी की ही शाखाएं हैं, ठीक है, उसी की खाड़ियां हैं। तो गल्फ ऑफ थाईलैंड के जरिए थाईलैंड और कंबोडिया, इसको भी साउथ चाइना सी कवर करता है। तो गल्फ ऑफ थाईलैंड से जुड़े हुए थाईलैंड और कंबोडिया भी साउथ चाइना सी के बॉर्डर से शेयर्ड है,
ठीक, बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रेट्स की बात करें तो कौन कौन से स्ट्रेट्स हैं? एक तो स्ट्रेट है ताइवान और चाइना के बीच में, आपको पता है ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट किससे किसको जोड़ता है? साउथ चाइना सी को जोड़ता है ईस्ट चाइना सी से। हमने अभी लोकेशन में देखा था ना कि यहां पर ये जो हिस्सा है ये ईस्ट चाइना सी का है, ठीक है। तो ताइवान स्ट्रेट ले जाता है ईस्ट चाइना सी में, यहां से ईस्ट चाइना सी को जोड़ता है। यहीं पर एक लुजोन स्ट्रेट है, लुजोन स्ट्रेट। ताइवान यहां है, ताइवान के दक्षिण में लुजोन है। तो लुजोन स्ट्रेट साउथ चाइना सी को किससे जोड़ता है? फिलीपींस सागर से, ठीक है। तो इधर का जो हिस्सा है ये कौन सा सागर है? फिलीपींस सागर। ये दो महत्वपूर्ण स्टेट हो गए जो साउथ चाइना सी को जोड़ते हैं। एक ईस्ट चाइना सी से जोड़ता है ताइवान स्टेट, लुजोन स्टेट जोड़ता है फिलीपींस सागर से। और एक स्ट्रेट यहां देखिए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, ये भी तो साउथ चाइना सी ही है। तो साउथ चाइना सी को जोड़ता है ये अंडमान सागर से, यानी हिंद महासागर से। अंडमान सागर हिंद महासागर का पार्ट है। जब हमने सी दिस वीक शुरू किया था तो हमने इसको पूरा कवर किया था, इंडियन ओशन को। तो अंडमान सागर यानी हिंद महासागर से जोड़ता है कौन सा स्ट्रेट? मलक्का स्ट्रेट। और ये बहुत ही बिजी रूट है व्यापार के लिहाज से, आपको पता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रेट आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब है 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन क्या है भाई? तो साउथ चाइना सी में ये जो लाइन दिख रहा है, इसके भीतर का पूरा एरिया चीन कहता है कि ये हमारे कंट्रोल में है, ये हमारा हिस्सा है। और इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, जो दक्षिण चीन सागर की बॉर्डर कंट्रीज़ हमने देखी, उनके से चीन के बीच होते रहता है। और ये होता ही रहेगा, हमेशा खबरों में रहेगा। तो 9 डैश लाइन जहां चाइना क्लेम करता है, ठीक है, और बाकी कंट्रीज भी क्लेम करती हैं, इस वजह से ये ज़्यादा विवाद में रहता है। 9 डैश लाइन के भीतर आप देखेंगे कई द्वीपों का समूह मिलेगा आपको, प्रवाल भित्तियां मिलेंगी, अटॉल मिलेंगे। इन सब को चीन कहता है भाई ये हमारा है। अगर इस पूरे को 3 हिस्सों में बांटेंगे तो यहां 3 आइलैंड ग्रुप्स हैं, जिसको याद रखिएगा हमेशा। एक है पैरासेल, या फिर कई जगह लिखा रहेगा पार्शल, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। पार्शल द्वीप समूह या फिर पैरासेल द्वीप समूह। दूसरा है स्प्रैटली आइलैंड्स, द्वीप समूह। और स्कारबोरो शोल, स्कारबोरो शोल। विवाद इन पर चलते रहता है। जैसे स्प्रैटली पर चीन भी अपना दावा करता है, स्प्रैटली पर फिलीपींस भी दावा करता है, स्प्रैटली पर वियतनाम भी दावा करता है, ताइवान भी दावा करता है, ठीक है, ब्रुनेई भी दावा करता है, मलेशिया भी दावा करता है। तो इस तरह के विवाद यहां पर हैं ऑलरेडी। हालांकि ये 9 डैश लाइन के भीतर द हेग में ये मामला जब उठा 2013 में फिलीपींस ने उठाया था, और 2016 में द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने यह तय कर दिया था कि 9 डैश लाइन के भीतर चीन का कोई ऐतिहासिक अधिकार नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ उसका एरिया नहीं है,
ये क्लियर है, लेकिन चीन तो चीन है, दादागिरी करता है, इसमें आपको पता ही है। तो 9 डैश लाइन की ये कहानी है। ये 3 आइलैंड ग्रुप्स आपको याद रखने हैं, पार्सल आइलैंड, स्कारबोरो शोल और स्प्रैटली आइलैंड्स। ठीक है, महत्वपूर्ण नदियों की बात करेंगे तो चीन से एक नदी आती है, पर्ल नदी, जो गिरती है साउथ चाइना सी में। हम कौन नदियों की बात कर रहे हैं? चीन की महत्वपूर्ण नदियां नहीं, हम उन नदियों की बात कर रहे हैं जो साउथ चाइना सी में गिरती हैं। तो ये पर्ल नदी है, पर्ल रिवर, या फिर कई जगह इसको सी रिवर भी कहते हैं। कई जगह आपको यह भी लिखा रहेगा कि शी रिवर जो है वो पर्ल की सहायक नदी है, लेकिन मोटे तौर पर पर्ल रिवर और शी रिवर एक दूसरे के लिए ही नाम आता है। आप पर्ल रिवर याद रखिए, पर्ल रिवर जाकर गिरती है साउथ चाइना सी में। दूसरी रिवर है रेड, देखिए ये है पर्ल रिवर, ठीक है। दूसरी रिवर है रेड रिवर, ये तिब्बत की पठार से निकलती है, पर्ल तिब्बत के पठार से, रेड भी तिब्बत के पठार से ही निकलती है, और ये वियतनाम में मुख्य नदी है वियतनाम की। ठीक है, अगर इस मैप में हम देख पाए, देखिए ये वियतनाम है और यहां से रेड रिवर आ रही है, गिर रही है टोंकिन की खाड़ी में। तो टोंकिन की खाड़ी का मतलब, ये टोंकिन की खाड़ी है, टोंकिन की खाड़ी का मतलब हो गया कि साउथ चाइना सी में गिर रही है। तो दूसरी महत्वपूर्ण नदी जो साउथ चाइना सी में गिरती है, तिब्बत के पठार से ही निकलती है, रेड रिवर, और वियतनाम की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। उसके बाद तीसरी एक नदी है मेकोंग रिवर, जो कई देशों से होकर बहती है और कुछ देशों की सीमा भी बनाती है, जैसे म्यांमार और लाओस के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, ये मेकोंग डेल्टा बनाते हुए फिर यहाँ जाकर गिरती है साउथ चाइना सी में। मेकोंग रिवर बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर है, ये भी तिब्बत के पठार से ही निकलती है। तो तीनों तिब्बत के पठार से होकर निकलती हैं और जाकर गिरती हैं साउथ चाइना सी में, इनका निकास होता है, माउथ है इनका साउथ चाइना सी में। ठीक है, मेकोंग की अगर बात करेंगे तो मेकोंग यहां पर देखिए, ये है मेकोंग, ठीक, म्यांमार और लाओस के बीच की सीमा से होकर बहती है मेकोंग, इस तरह से, और लाओस और थाईलैंड के बीच की भी सीमा से होकर बहती है। ठीक है, और फिर जाकर गिरती है साउथ चाइना सी में। ताइवान की 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, आप चाहें तो नाम सुन सकते हैं, याद तो क्या ही रखेंगे, लेकिन नाम सुने रहिए। एक तो है जिसको बोलते हैं शाओसुई, और दूसरे को बोलते हैं गाओपिंग। गाओपिंग, इन नामों में बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन इसके उच्चारण अलग अलग जगहों पर, खास करके चीन की जो नदियां हैं या फिर जो कंपनियां भी हैं, उनके उच्चारण चीन में कुछ और होते हैं, हम लोग इंडियन उच्चारण करते हैं, तो कई जगह पर कई तरह के उच्चारण आपको दिख जाएंगे। लेकिन गाओपिंग और चाओशुई, ये 2 नदियां हैं जो ताइवान की महत्वपूर्ण नदियां हैं और जो साउथ चाइना सी में जाकर गिरती हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखिए सी दिस वीक का। एक तरफ है स्ट्रेट, दूसरी तरफ किन्हें जोड़ता है? मकासर, जावा सागर और दक्षिण चीन सागर, सुंडा स्ट्रेट, सुलू सागर और सिलेबस सागर, लुजोन, फिलीपींस सागर और पूर्वी चीन सागर। कह रहा है उपयुक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं? तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से स्ट्रेट की बात हो रही है। मकासार, सुंडा और लुजोन। लुजोन तो मैंने आपको बता दिया, आप अभी भी आंसर दे सकते हैं, और बाकी हम अभी देख लेते हैं। देखिए लुजोन स्ट्रेट मैंने आपको बताया साउथ चाइना सी को जोड़ता है फिलीपींस सागर से। ठीक है, ये है फिलीपींस सागर। ठीक, तो ताइवान, यहां ताइवान और मेन चाइना के बीच ताइवान स्ट्रेट, साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से जोड़ता है। यहां है लुजोन स्ट्रेट, साउथ चाइना सी को फिलीपींस सागर से जोड़ता है। देख लेते हैं, यह कह रहा है फिलीपींस सागर और पूर्वी चीन सागर, तो यह गलत हो गया क्योंकि फिलीपींस सागर और दक्षिण चीन सागर
को आपस में जोड़ता है लुजोन स्ट्रेट, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखिए मकासर, मकासर है ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना इंडोनेशिया का, और ये इसके बीच में जावा सागर को जोड़ता है ये सेलेबस सागर से, ठीक है। सुलावेसी वाला जो एरिया है और बोर्नियो वाला हमने अभी देखा, इसके बीच में मकासर स्ट्रेट है। मकासर स्ट्रेट इधर जावा सागर है और इधर सेलेबस सागर है, तो जावा को सेलेबस से जोड़ता है मकासर स्ट्रेट। ये कह रहा है सुलू सागर और सेलेबस सागर, तो ये भी गलत हो गया, सॉरी ऊपर है ना, जावा सागर और दक्षिण चीन सागर, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि जावा और सेलेबस को जोड़ता है और वो दक्षिण चीन सागर का पार्ट नहीं है। फिर है सुंडा, सुंडा कहां पर है ये है सुमात्रा और ये है जावा आइलैंड्स और बीच में है सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। तो सुंडा स्ट्रेट जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, तो ये भी गलत हो गया। तीनों ही गलत हैं तो कोई भी नहीं इसका सही उत्तर होगा, तीनों मैच नहीं करते। अगला है दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, यहां से होकर वैश्विक समुद्री कच्चे तेल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा गुजरता है। यह केवल मलक्का स्ट्रेट के जरिए सीधे हिंद महासागर से जोड़ता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में हिंद महासागर से कैसे जुड़ता है ये, तो भाई मलक्का स्ट्रेट हमेशा याद रखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ अंडमान सी है, दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी को जोड़ता है मलक्का स्ट्रेट अंडमान सागर से यानी कि हिंद महासागर से, तो ये तीसरा स्टेट ठीक है, केवल मलक्का जल डमरू मध्य के माध्यम से सीधे हिंद महासागर से जुड़ता है, ठीक है। दूसरा भी ठीक है क्योंकि वैश्विक समुद्री कच्चे तेल के व्यापार का लगभग 30% से ज्यादा हिस्सा इसी मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है, साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है बेसिकली। तो साउथ चाइना सी इस मामले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मलक्का स्ट्रेट भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग ये नहीं है बल्कि विश्व का दूसरा सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। और पहला क्या होगा आप ऑलरेडी जानते हैं, पहला होगा नॉर्थ अटलांटिक सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, सॉरी, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्ततम मार्ग है। इसके बाद दूसरा सबसे व्यस्ततम मार्ग है साउथ चाइना सी। तो इस तरह से दो इसमें सही हैं, केवल दो कथन, दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि P2I का लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच नवंबर का मॉर्निंग बैच जो 25 नवंबर से शुरू हो रहा है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप तैयारी एक सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहते हैं। सुबह 8 बजे का ये बैच है। कोर्स के फीचर्स क्या हैं, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करके उसके सारे फीचर्स को पढ़ लीजिए। वहाँ व्यू PDF होगा, उस PDF को पढ़ लीजिएगा तो किस किस टाइम पर कौन कौन सी क्लास लगी है वो सब भी पता चल जाएगा, ड्यूरेशन पता चल जाएगा, टीचर्स पता चल जाएंगे, फीचर्स पता चल जाएंगे, ठीक है। किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अपने पसंदीदा फैकल्टी के कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप मुझे पसंदीदा मानते हैं तो अमृत लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी गैप, तो आपको ये डिस्काउंटेड रेट पर मिल जाएगा। इसी तरह वो लॉन्ग टर्म बैच है और ये फाउंडेशन बैच है नवंबर का मॉर्निंग बैच P2I का, इसमें भी सेम प्रोसेस है, अमृत लाइव कोड यूज़ करना है और आपको ये कोर्स मिल जाएगा। सुबह 8 बजे का ही बैच है नवंबर का। आइए, पिछली बार मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि विश्व के घास के मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। एक तरफ है घास का मैदान, फिर क्षेत्र और फिर प्रकार। तो पहला तो क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, दूसरा दो प्रकार दिया है, एक उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण घास का मैदान, आप ज्योग्राफी में पढ़ते ही। कह रहा है कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ दोनों तरह के घास के मैदानों के बारे में दिया गया है, एक टेम्परेट यानी शीतोष्ण और दूसरा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। देखिए उत्तरी अमेरिका में
जो घास के मैदान हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, उसको कहते हैं प्रेयरी, नॉर्थ अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में इसको कहते हैं पंपास। ठीक है। एशिया और यूरोप स्टेपी। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स। दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। हंगरी में पुस्ताज। ये सब आपको पता ही है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है। तो अब मिला लेते हैं। कह रहा है सवाना उत्तर मध्य अफ्रीका उष्णकटिबंधीय। ठीक है। अब ये देखिए, जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उसको कहाँ क्या बोलते हैं? वेनेजुएला में इसको बोलते हैं लानोस, उष्णकटिबंधीय। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में इसको सवाना बोलते हैं। कंपोस्ट याद है ना, वो सवाना टाइप का ही घास का मैदान है जो हमने बताया था ब्राजील में। अफ्रीका में सवाना बोलते हैं, सवाना टाइप घास का मैदान। ठीक है। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि सवाना उत्तर मध्य अफ्रीका उष्णकटिबंधीय। ठीक। वेल्ड मध्य उत्तरी अमेरिका शीतोष्ण, प्रेरी दक्षिण मध्य अफ्रीका शीतोष्ण, और पंपास दक्षिण अमेरिका उष्णकटिबंधीय। तो सवाना उत्तर मध्य अफ्रीका उष्णकटिबंधीय, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये सवाना है, मध्य अफ्रीका या उत्तर मध्य अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, सही सुमेलित है पहला। तो वेल्ड मध्य उत्तरी अमेरिका शीतोष्ण, वेल्ड कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका। ये कह रहा है अमेरिका, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक। शीतोष्ण तो है लेकिन लोकेशन गलत दिया हुआ है, इन दोनों को तो मिलाना है ना इसमें। तो वेल्ड्स शीतोष्ण होते हुए भी ये अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में मिलता है, न कि अमेरिका में, तो ये गलत हो गया दूसरा वाला। तीसरा है प्रेयरी। आपको पता है प्रेयरी का मतलब जैसे ही नाम आएगा वैसे अमेरिका आना चाहिए आपको, तो उत्तरी अमेरिका, यानी यहां लिखा है दक्षिण मध्य अफ्रीका, तो ये भी गलत हो गया। और शीतोष्ण, शीतोष्ण तो ठीक है लेकिन प्रेयरी कहां पर है? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, तो ये गलत हो गया। फिर है पंपास दक्षिण अमेरिका उष्णकटिबंधीय। पंपास घास के मैदान कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में ही। क्या उष्णकटिबंधीय हैं? नहीं, शीतोष्ण कटिबंधीय। कटिबंधीय नहीं, शीतोष्ण घास के मैदान। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है। तो इसमें कौन सा गलत कर दिया इसने? ये वाला गलत है, इसलिए तो तीनों गलत हो गए और पहला केवल सही होगा। क्या इसका सही उत्तर होगा? केवल एक युग में इसमें सही सुमेलित है। क्यों ऐसा सवाल बनाया गया है? क्योंकि यूपीएससी इसी ट्रेंड पर सवाल पूछता है। जैसे 3 कैटेगरी बनाया गया है, एक तरफ क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ पर्वत श्रृंखला का नाम, तीसरी तरफ पर्वत का प्रकार। मध्य एशिया में कह रहा है वॉस्जेस पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। यूरोप में आल्प्स भ्रंशोत्थ या ब्लॉक पर्वत है। उत्तर अमेरिका में अपलेशियन वलित पर्वत है और दक्षिण अमेरिका में एंडीज वलित पर्वत है। कह रहा है कितनी पंक्तियां इसमें सही सुमेलित हैं। तो अब देख लीजिए, मध्य एशिया में कह रहा है, पहला मिला लेते हैं वॉस्जेस वलित पर्वत। आपको पता है वॉस्जेस कहाँ है? फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर वॉस्जेस पर्वत है, पूर्वी फ्रांस। लेकिन ये ब्लॉक पर्वत है, ना कि वलित पर्वत। ठीक है। एंडीज पर्वत के बारे में जो दिया गया है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में ही है और वलित पर्वत है। अपलेशियन उत्तरी अमेरिका में है
वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए वॉस्जेस मध्य एशिया में एक तो नहीं है, पूर्वी फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर। दूसरा वलित पर्वत भी नहीं है, ब्लॉक पर्वत है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है उत्तर अमेरिका में हमने देखा अपलेशियन वलित पर्वत, ये सही है बिल्कुल। दक्षिण अमेरिका में हमने देखा एंडीज वलित पर्वत, ये भी सही है। बच गया एक यूरोप में आल्प्स, जो कि लिख रहा है भ्रंशोत पर्वत। तो भाई यूरोप में आल्प्स तो है, आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन ये कौन सा पर्वत है? ये है वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन्स। तो वॉस्जेस में जैसे दिया गया था वलित पर्वत है ब्लॉक पर्वत, वैसे ही आल्प्स में दिया गया है ब्लॉक लेकिन है वलित। तो ये दोनों ठीक होने के बावजूद ये वलित पर्वत होगा, इसलिए गलत हो गया। तो पहला और दूसरा गलत है, तीसरा चौथा सही है, इसलिए केवल 2 इसका सही उत्तर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेज़न विश्व की सबसे बड़ी नदी है, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, नील विश्व की सबसे लंबी नदी है। कितने कथन इसमें सही हैं, यह आपको बताना है। अमेज़न की बात करें, आपको पता है अमेज़न विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेज़न का डेल्टा यहां बनता है। अमेज़न के बारे में जब ब्राजील हमने पढ़ा था तो विस्तार से पढ़ा भी था। सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। सबसे लंबी नदी है नील, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, यह बिल्कुल ठीक है। कांगो नदी, इसका जो बेसिन एरिया है बहुत बड़ा है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये आपने हमेशा पढ़ा होगा, ये इसकी बहुत ही खास विशेषता है। इस तरह से कांगो रिवर विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और नील के बारे में आपको पता है कि नील दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील लेक विक्टोरिया से एक नदी निकलती है व्हाइट नील, और लेक टाना से एक नदी निकलती है ब्लू नील। दोनों सूडान में खार्तूम में जाकर मिलते हैं और उसके बाद नील नदी बनकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेक विक्टोरिया से जो नदी निकलती है व्हाइट नील, और लेक टाना इथोपिया से एक नदी निकलती है ब्लू नील। दोनों खार्तूम में, खार्तूम कहाँ है? सूडान की राजधानी, खार्तूम के नॉर्थ में मिलते हैं, और फिर ये आगे बढ़ते हुए इजिप्ट होते हुए और डेल्टा बनाते हुए जाकर भूमध्य सागर में गिरती है। नील विश्व की सबसे लंबी नदी है, यह भी ठीक है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यह भी ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? सभी 3, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरकंटक, यह सवाल हमने क्यों बनाया था? क्योंकि यूपीएससी का यह सवाल है। यूपीएससी इस तरह के सवाल पूछते रहती है। तो यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था हाल ही में, अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर हैं। बिलीगिरी रंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी भाग हैं। शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं। और कह रहा था कितने कथन सही हैं। तो देखिए अमरकंटक पहाड़ियों की अगर बात करेंगे, अमरकंटक पहाड़ियां, ये रहा विंध्य रेंज और ये है सतपुड़ा रेंज। तो अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सतपुड़ा के जहां ऑलमोस्ट ये मिलते हैं, वहां पर अमरकंटक की पहाड़ियों की श्रेणियां हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि सह्याद्री से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरा है बिलीगिरिरंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग हैं। सतपुड़ा कहां पर है? सतपुड़ा ये रहा। जबकि बिलीगिरिरंगन की पहाड़ियां कहां पर हैं? कर्नाटक में हैं। तो बिलीगिरिरंगन हिल्स का सतपुड़ा से कोई नाता रिश्ता नहीं है, इसलिए यह भी स्टेटमेंट गलत है। और कह रहा है शेषाचलम वेस्टर्न घाट का दक्षिणी भाग है, जबकि शेषाचलम पहाड़ियां ईस्टर्न घाट का, पूर्वी घाट का दक्षिणी हिस्सा है। तो इसलिए ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसलिए कोई भी नहीं इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। पहले से ही त्रस्त सूडान में बीते दिनों अरबात बांध टूट गया और कई गांव नष्ट हो गए, दर्जनों लोगों की मौत हो गई। यहां हैजा के मामलों की वृद्धि काफ़ी चर्चा में रहा कि यहां एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में हैजा के मामलों में भारी वृद्धि देखी गई है और इससे देश के कई हिस्सों में भारी तबाही
की स्थिति है, हजारों लोग को डिस्प्लेस भी करना पड़ा। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको महामारी घोषित किया और कहा कि वर्षा और बाढ़ ने बड़े पैमाने पर जल जनित रोग को फिर से उभरने में योगदान दिया है। तो हम किसकी बात अभी करने वाले हैं? सूडान की बात करने वाले हैं। देखिए, सूडान के अगर ओवरऑल लोकेशन की बात करेंगे तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में सूडान की पोजीशन ये है। पहले ये पूरा ही सूडान हुआ करता था, लेकिन 2011 के बाद अब सूडान और साउथ सूडान ये दो अलग अलग कंट्रीज हैं, ये आपको पता है। हम बात कर रहे हैं सूडान की। सूडान की अगर बात करें, एक तरफ सूडान के रेड सी है, ठीक है। बॉर्डर की अगर बात करें तो यहां मिस्र, इजिप्ट, लीबिया, चाड, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक। सूडान के ठीक नीचे आपको पता है ये साउथ सूडान, जो पहले सूडान का ही पार्ट हुआ करता था लेकिन अलग हो गया। ये है इथोपिया और यहां पर है इरिट्रिया। फिर रेड सी तो है ही। तो एक बार फिर से देख लीजिए, नॉर्थ में अभी हमने देखा ना नील नदी कैसे निकलती है और सूडान को क्रॉस करते हुए फिर इजिप्ट क्रॉस करती है, तब जाकर भूमध्य सागर में गिरती है। तो सूडान के ठीक नॉर्थ में क्या है? इजिप्ट है। अगर उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो लीबिया, ठीक है। पश्चिम में इसके चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक साउथ में तो सीधे सीधे साउथ सूडान है ही, ठीक है। यहां पर है इथोपिया और ये है इरिट्रिया, 2 ई आ गया और बाकी रेड सी से ये बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। चलिए, ऐसे अगर पोजीशन देखेंगे तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में इसकी पोजीशन है। कर्क रेखा काटता नहीं है, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा इजिप्ट को काटते हुए निकलता है, सूडान को काटते हुए नहीं निकलता, ठीक है। तो इस चीज को भी आप ध्यान पे रख सकते हैं। चलिए, अगर हम बात करें इसके पर्वतों की तो कौन कौन से पर्वत हैं? एक तो आप जानते हैं रेड सी की पोजीशन, और रेड सी के ठीक बगल बगल रेड सी हिल्स हैं, रेड सी पहाड़ियां। तो एक ये हो गया रेड सी हिल्स। फिर यहां देखिए नूबा माउंटेन्स, नूबा या न्यूबा, जहां भी कुछ भी लिखा हो एक ही बात है। फिर मोरो हिल्स, यहां है मार्रा माउंटेन्स, ठीक है। तो मोरो हिल्स अलग है, मार्रा माउंटेन्स अलग हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसी में जबाल मारा हाईएस्ट पीक है 3042 मीटर का। तो रेड सी हिल्स, नूबा माउंटेन्स, मोरो हिल्स, मारा हिल्स, ये हो गए इसकी प्रमुख पहाड़ियां। उसके बाद डेजर्ट की बात कर लेंगे तो नूबियन डेजर्ट, लीबियन डेजर्ट और बयूदा डेजर्ट, इसके 3 महत्वपूर्ण डेजर्ट एरिया हैं। और लीबियन डेजर्ट सूडान में सबसे बड़ा डेजर्ट एरिया जो है वो लीबियन डेजर्ट है। इसका विस्तार बाकी कंट्रीज में भी है ऑब्वियसली। नूबियन डेजर्ट भी है और बयूदा डेजर्ट भी है, ये तीनों डेजर्ट इसके इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, ठीक है, मरुस्थल हैं, मरुस्थलीय एरिया है। अब देखिए नदियों की अगर बात करें, आपको अभी अभी मैंने बताया कि नील नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी, अगर लाइफ लाइन ऑफ सूडान कहेंगे तो नील नदी है। और नील नदी बेसिकली कहलाती नील नदी तब है जब ये खार्तूम यानी सूडान की राजधानी के पास जाकर मिलती है और उसके बाद ही नील नदी कहलाती है। तो व्हाइट नील आती है लेक विक्टोरिया से, ब्लू नील इथोपिया के लेक टाना से, और दोनों मिलकर बनते हैं नील। और नील की एक और सहायक नदी है अतबारा रिवर, अतबारा नदी, ये भी इथोपिया से ही निकलती है और आकर मिल जाती है नील में।
और नील फाइनली इजिप्ट होते हुए जाकर कहाँ मिलती है? भूमध्य सागर में। तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट नदी की बात करें तो एक ही इंपॉर्टेंट नदी है सूडान की, नील नदी, जिसको लाइफलाइन ऑफ सूडान बोलते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें हैं सूडान के बारे में। ठीक, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है एक तरफ विवादित क्षेत्र और दूसरी तरफ विवाद किसके किसके बीच है? क्रीमिया रूस और यूक्रेन, ट्रांसनिस्ट्रिया जर्मनी और फ्रांस, हलैब ट्रायंगल सूडान और मिस्र। कह रहा है कितने सही सुमेलित हैं। क्रीमिया के बारे में आपको पता है कि क्रीमिया पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट था। 2014 में सैन्य कब्जा किया रूस ने और यहां पर फिर जनमत संग्रह कराया, और जनमत संग्रह में मैक्सिमम लोगों ने रूस के पक्ष में वोट इसलिए दिया क्योंकि ये जब यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था तो क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा होते हुए यूएसएसआर का पार्ट था पूरा ही। रशिया भी उस समय यूएसएसआर का पार्ट था 1991 तक। यहां पर रूस की निर्जातीयता वाले जो लोग रूस में रहते हैं, उनके सिमिलर कल्चर के लोग, सिमिलर लैंग्वेज के लोग, उसी निर्जातीयता के लोग क्रीमिया में भरे हुए थे, और इसी वजह से रशिया ने इस पर कब्जा किया, या वो कब्जा कर पाया बेसिकली, क्योंकि यहां रूस समर्थित लोग रहते थे। तो 2014 के बाद अब इस पर कब्जा किसका है? रशिया का। लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच विवाद की एक बहुत बड़ी वजह क्रीमिया अपने आप में है। तो पहला रूस और यूक्रेन, क्रीमिया, ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है ट्रांसनिस्ट्रिया। ट्रांसनिस्ट्रिया कह रहा है जर्मनी और फ्रांस। देखिए यहां पर है मोल्डोवा, ठीक है, मोल्डोवा से यहां एक भूमि की पट्टी है जिसको कहते हैं ट्रांसनिस्ट्रिया। ये गैर मान्यता प्राप्त जगह है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इसने 90s के दशक में खुद को मोल्डोवा से अलग कर लिया था और रूस में विलय के लिए बिल्कुल तैयार था। रूस समर्थित एरिया है, बेसिकली रूस का समर्थन करता है, रूस इसका समर्थन करता है ऑब्वियसली। तो मोल्डोवा और रूस के बीच में ये एक विवाद का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। फिर है हलैब ट्रायंगल, सूडान और मिस्र। हलैब ट्रायंगल ये वाला जो है इजिप्ट और सूडान, यहां देखेंगे तो हलैब ट्रायंगल है। ये इजिप्ट और सूडान के बीच विवादित क्षेत्र है। ये कह रहे हैं सूडान और मिस्र, ठीक है। तो इजिप्ट और सूडान ये बिल्कुल ठीक है, यानी सूडान और मिस्र। तो 1 और 3 तो ठीक है, दूसरा गलत है, तो केवल 2 इसका सही उत्तर होगा। चलिए, कभी कभी समाचारों में रहने वाला कसाला क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस एक देश से है? बुर्किना फासो, सूडान, सोमालिया या फिर माली। कसाला क्षेत्र वही क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा हैजा का प्रकोप बढ़ा था, और हैजा प्रकोप बढ़ने की वजह से यह चर्चा में था, जिस पर हम आज ये खबर कर रहे हैं। तो सूडान का ये वाला जो एरिया है ये कसाला क्षेत्र है, और हैजा के प्रकोप की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, न्यूज़ में रहा था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूडान। चलिए, त्रिपुरा सरकार ने बीते दिनों पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया। भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ के कारण जनहानि हुई। सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के नुकसान को देखते हुए कदम उठाया गया, और इस आपदा में डूबने और भूस्खलन के चपेट में आने से कुल 32 लोगों की मौत हुई। कई अन्य लोग घायल हुए, लापता हो गए। इस पर आपको सवाल का जवाब देना है, और अगले क्लास में हम इसे डील करेंगे। सवाल यह है कि बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस एक के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। और दूसरा सवाल है कि भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा कौन सा या कौन से बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है या करते हैं? केवल 4, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 4 और 5, या फिर केवल 2? तो एक तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और दोनों सवालों के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।